हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार में वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 34 यानी कि 34वां अध्याय देख रहे हैं और उसका भी भाग 1 जिसमें अपन प्रजनन चक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम देखेंगे कि जो चक्र होता है एक मादा में या हम कहें मानव मादा में जो चक्र पाए जाते हैं जैसे मासिक धर्म जिसको हम कहते हैं, वो किस तरीके से होता है, उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्यों मासिक धर्म जो है वो फीमेल्स में हर महीने में होता है, क्या क्या चीज़ों के लिए वो ज़रूरी है, कैसे स्टॉपेज होता है, क्या जब वो इनिशियल लेवल पे होता है तब क्या होता है, किस तरीके से जो हार्मोन लेवल है वो किस तरीके से चेंजेस करता है, ये सब चीज़ें आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो जो हमारे पहले के जो लोग हैं वो जो छुआछूत करते हैं कि इस समय ये टच मत करो, यहाँ पर मत सो, यहाँ पर मत रहो, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो ये चीज़ों को समझ सकें कि ये एक नेचुरल थिंग है हमारी फीमेल की बॉडी में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आने वाली संततियों के लिए या आने वाले भविष्य के लिए। क्लियर बात? सो अपन देखते हैं इस पार्ट 1 में प्रजनन चक्र के बारे में। प्रजनन चक्र रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि देखो अब तुम नाम से ही देख लो कि प्रजनन चक्र में ही 2 तरह के चक्र आ रहे हैं। एस्ट्रस साइकिल जिसको हम मध्य चक्र कह रहे हैं, आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए एक बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत ही आवश्यक चक्र है। इससे हमें घृणा या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि तुम यहाँ टच मत करो, तुम अभी ऐसी सिचुएशन में हो, तुम अभी ये नहीं कर सकते, तुम अभी वो नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें व्यर्थ है। आज जब अपन इस चैप्टर को समझ लेंगे, इस पार्ट को समझ लेंगे, तो उन लोगों की सोच में भी बदलाव आएगा कि हाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे गर्ल्स के लिए स्पेशली। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी मादा स्तनियों के प्रजनन में पाई जाने वाली सभी घटनाएं एक चक्रीय क्रम में घटित होती है, यानी कि एक साइक्लिक फॉर्म में, है ना। जो भी मतलब एक रिप्रोडक्टिव पूरा एक फेज है बच्चों, जो एक प्रजनन पूरा एक चक्र है वो अलग अलग चक्रों में घटित होता है। ठीक है, जिसे प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय चक्र कहते हैं या फिर प्रजनन चक्र कहते हैं। स्तनियों में प्रजनन चक्र जो है बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ साइकिल आर प्रेजेंट इन अ फीमेल बॉडी। तो कौन कौन सा? मध्य चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल, मध्य चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल, एंड आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल हम इसको शॉर्ट फॉर्म में MC भी कहते हैं। हाँ या ना भाई, डॉक्टर की कभी हम जाते हैं फीमेल तो पूछते हैं कि आपकी MC की डेट क्या थी, पूछते हैं। तो MC का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मध्य चक्र कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, मध्य चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ये लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होता है। तो बच्चों क्या होता है सुन लो। ठीक है, 2 तरह के चक्र जो है ना, 2 तरह के चक्र जो है वो फीमेल में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है मध्य चक्र, ठीक है, दूसरा हमारा होता है आर्तव चक्र। ठीक है, अब ये मध्य चक्र के बारे में अपन देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल। तो बच्चों क्या होता है, जो प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? जैसे बंदर आ गया, ठीक है, एप्स आ गए, और जो मानव यानी कि ह्यूमन, ठीक है, ये जो आते हैं वो प्राइमेटा ग्रुप में होता है। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, प्राइमेट्स में होता है। और इसके अंदर जो हो, इसमें जो स्तन ये है हमारी स्त्री है या फिर जो मादा है, ठीक है, मादा देख लो, या स्तनी जो है, ठीक है, इसमें जो चक्र पाया जाता है वो पाया जाता है आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट्स में बंदर हो, एप्स हो, मानव हो। एप्स में कौन कौन आता है? जैसे गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, वो आता है एप्स में। ठीक है, और बंदर जो हम जानते हैं, और मानव, इन तीनों स्तनियों या मादा में क्या पाया जाएगा? हमारा आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाएगा। और इनको छोड़ करके, ठीक है, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? नॉन प्राइमेट्स।
ठीक है, ये किसके पार्ट हैं दोनों? मैमल्स के, मैमल्स यानी कि स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी दो तरीके से बांटे गए थे, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स में बंदर, एप्स और ह्यूमन, और नॉन प्राइमेट्स में आ जाएगा जैसे अपनी गाय आ गई, ठीक है, हमारे पास कुत्ता आ गया और भी बहुत सारे। तो जो नॉन प्राइमेट्स है बच्चों, उसके अंदर कौन सा चक्र पाया जाता है? उसमें पाया जाता है मध चक्र। कौन सा पाया जाता है? एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अब कहाँ गया भैया, बताया नहीं क्या हुआ, हिल जाता है कई बार। हाँ, सो हमें पता लगा दो चीज़ें कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है या जो प्रजनन चक्र होता है, उसमें दो तरह के चक्र को शामिल किया गया है। एक तो है हमारा मध चक्र यानी कि एस्ट्रस साइकिल, दूसरा है हमारा आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो बात समझ में आ गई। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अपन जब मध चक्र की बात करें तो वो नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। ये गाय, कुत्ते और जो भी है नॉन प्राइमेट्स, उसके अंदर देखा जाता है। और यदि हम प्राइमेट्स की बात करें, मैमल्स के अंदर, तो बंदर, एप्स यानी कि गौरिला या फिर चिंपांजी, और मानव मादा के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। अब तुम बोलोगे मैम ये वाला साइकिल और ये वाला साइकिल में क्या डिफरेंस है ना? तो अभी अपन ने एक लाइन पढ़ी थी कि जो ये मध चक्र है, ये जो मध चक्र है, ये लैंगिक परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जो हमारी मतलब हम कहेंगे कि जो रिप्रोडक्शन के लिए जो एक मैचुरेशन आएगा, है ना, जो परिपक्वता आनी चाहिए प्रजनन के लिए, उसके लिए जिम्मेदार है ये नॉन प्राइमेट्स में। जो नॉन प्राइमेटा है ना, जो नॉन प्राइमेटा है, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गया, है ना, फीमेल के अंदर, ठीक है, जो गाय फीमेल होगी, जो कुत्ता फीमेल होगा, उस होगी, ठीक है, उसके अंदर ये जो मध चक्र है ये किस लिए आएगा? ताकि लैंगिक परिपक्वता उनमें आए, ताकि वो प्रजनन की क्रिया कर सके। इसमें ब्लड नहीं आता है, इसमें कोई भी रक्त का स्त्राव नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ प्राइमेट्स, जिसमें कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाएगा, जिसमें अपन का आर्तव चक्र पाया जाएगा बच्चों, इसमें चेंजेस आएंगे। इसमें वेजाइना से ब्लीडिंग होती है ना, इसमें वजाइना से जो मादा है, मादा का जो प्रजनन अंग होता है, वहाँ से क्या निकलेगी? एक रक्त का स्त्राव होगा। रक्त का स्त्राव हो सकता है हमारा 3 से 5 दिन के अंतर्गत होता है। लेकिन जो मध, ये जो आर्तव चक्र है, इस साइकिल का जो दिन है वो लगभग 28 दिन तक होते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक कोई डाउट? देखो, शर्म नहीं करनी है। सबसे पहले ये अपना हेजिटेशन हटाओ कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइंड में ये गंदगी हटाओ। स्टडी का पार्ट है, स्टडी की तरीके से लो और सीखने के तरीके से लो। हमें पता होना चाहिए कि जो फीमेल है उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी वो स्माइल करती हैं। हमें ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। वी गिव टू रिस्पेक्ट द वुमेन्स, गर्ल्स, आर मदर्स, आर सिस्टर्स। गेट माई पॉइंट? हमें अपन ये सब चीज़ें पार्ट है हमारे ही रिप्रोडक्शन के लिए, हमारी संततियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोई गंदी बात नहीं है, तो इसको समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हमें अपने शरीर में होने वाले चीज़ों को जानने का पूरा पूरा हक है, ठीक है, इसको समझने का पूरा पूरा हक है। तो हमें शर्म वरम सब साइड में रखनी है। अभी हमें सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देना है कि हाँ, इससे क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे अंतर आते हैं, कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये क्यों आवश्यक होता है। समझ में आया? तो पेशेंसली सुनो, समझो क्या हो रहा है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ तक अपना कंप्लीट, यहाँ तक किसी को इशू? अपन ने क्लियर भी कर लिया, आगे बढ़ते हैं। प्राइमेट स्तनी, जो मैंने बताया, प्राइमेट स्तनी को छोड़कर शेष सभी स्तनियों में ये चक्र पाया जाता है। कौन सा? वो मध चक्र। कौन सा चक्र? ये प्राइमेट स्तनी को छोड़कर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राइमेट स्तनी को छोड़ करके जो सभी स्तनियां हैं, ठीक है, जो सभी मैमल्स हैं, यानी कि जिसको हम नॉन प्राइमेटा कह रहे हैं, उन सभी में कौन सा यह चक्र? मैं यहाँ लिख देती हूँ मध चक्र, ठीक है, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, जब समझ लिया है तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी
इस अवधि में मादा जंतु नर को सहवास हेतु ग्रहण करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें लैंगिक परिपक्वता आने लगती है। क्लियर बात। महिलाओं में माहवारी चक्र पाया जाता है, जिसको आर्तव चक्र कहते हैं, इसको माहवारी चक्र भी कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, जिसमें जनन काल में एस्ट्रोजन सतत रूप से स्त्रावित रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेगुलरली सिक्रीट होता है, जो सतत रूप से स्त्रवन या स्त्रवित होता रहता है? तो आंसर आएगा एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या आएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर बात? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसके कारण मादा जनन तंत्र में नियमित चक्राय परिवर्तन होता रहता है, जिन्हें आर्तव चक्र कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। मेंसेस का अर्थ क्या है? माह। मेंसेस का अर्थ है माह, यानी कि हर महीने होने वाली ये प्रक्रिया है जो फीमेल्स में पाई जाती है। प्रथम बार नीट के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो वो एस्ट्रोजन वाला क्वेश्चन और एक ये प्रथम बार जो माहवारी, जैसे प्यूबर्टी। अब क्या होगा देखो बच्चों, एक अपन वो ले लेते हैं, कोशिश करती हूँ आज अच्छा सा डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, कोशिश, मुझे पता है पैसे, लेकिन कोशिश नहीं हारनी चाहिए। ट्राई अच्छे से कर रही हूँ, बट लेट्स सी कि क्या होता है। आई होप कि ये आपको जो ड्राइंग है मेरी वो थोड़ी अच्छी लगी। ठीक है, इसका पैर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, पैरालिसिस कर दिया मैंने इसको, सही कर देती हूँ। हो जाता है ना कभी कभी, क्या करें, इंसान ही तो है। हाथ भी बड़े वैसे बने इसके, बट ठीक है ना, समझ में आ रही है ना, फीमेल है। सही है ना, फीमेल है ये हमारी। अब क्या होगा, ये जो फीमेल है, ये फीमेल अभी कैसी है, ये अभी किशोरावस्था में है। ये जो लड़की है, अभी फीमेल तो नहीं कहेंगे, अभी इसको गर्ल कहेंगे, क्योंकि ये अभी क्या है, ये भी अपनी किशोरावस्था में है। कहाँ पर है ये? अपनी किशोरावस्था में। ठीक है, ये अपनी किशोरावस्था में है, यानी कि ये प्यूबर्टी वाला टाइम है बच्चों। ठीक है, ये इसकी प्यूबर्टी वाला टाइम है। कौन सा? 12 से 13 वर्ष वाला टाइम। ठीक है, 12 से 13 वर्ष वाला समय है ये। अब क्या होगा इस गर्ल में, ये जो लड़की है, इसका नाम रख दो तुम, जो भी रखो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसका नाम रख दो। तो ये गर्ल है एक। अब इसके बारे में, अब इसके अंदर जो इसकी बॉडी है ना, इसमें अपन होने वाले चेंजेस के बारे में अब देख रहे हैं। क्या हो रहा है कि भैया जब इसकी प्यूबर्टी हिट कर रही है ना, इसकी प्यूबर्टी हिट कर रही है, तो क्या होगा, सबसे पहले अपने पास क्या होगा, हाइपोथैलेमस होगा। हाइपोथैलेमस होगा, हाँ या ना? ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस में क्या आएगा अपना, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसको इनिशिएट करेगा। तो भैया यहां पर क्या आएगा, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रंथि या फिर हार्मोन। ठीक है, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे जो है 2 हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होगा ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन।
LH और FSH, हाँ या ना। देखो बच्चों, जो ये सब चीज़ें देखो, मैं तो कह रही हूँ, जो रश्मि मैम पढ़ाते हुए आ रही है ना आपको प्रजनन तंत्र से, ये वहाँ से लेकर के कहानी आपकी इस वाले चैप्टर पे ख़त्म हो रही है 34 पे। जो वहाँ की कहानी है आपकी, कहाँ की कहानी भाई, अब 35 जो चैप्टर होगा वो तो मेंडल के नियम वाला है ना, वो वाला चैप्टर है। लेकिन इससे पहले जो जहाँ से आपने जो रिप्रोडक्टिव ये पढ़ना स्टार्ट किया है ना, जो तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, वहाँ से लेकर के ये जो चैप्टर है कोरिलेट है, संबंधित है। आपको कोई भी चैप्टर जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए, आपकी आंतरिक चीज़ों को समझने के लिए चैप्टर्स बनाए गए हैं बच्चों, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हाँ, तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये जो है हाइपोथैलेमस जो है, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है GnRH, तो वहाँ पर FSH और LH ये रिलीज होंगे। ये रिलीज होंगे तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, आइए देखते हैं। अपने पास एक था ना कलर, ये लो, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ओवरी होगी, यहाँ पर एक ओवरी होगी, क्या बोलेंगे इसको, ओवरी, ठीक है, ओवरी बोलेंगे, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय, दोनों तरफ ओवरी होगी। अब क्या होगा, यहां पर जो इसका हद है भाई, ठीक है, ये इसकी फैलोपियन ट्यूब, ये इसकी फैलोपियन ट्यूब, ये इसका यूट्रस, ये इसका सर्विक्स और ये इसकी वेजाइना। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से। ये फिम्बरी, ये इसका यूट्रस, ठीक है, ये इसका सर्विक्स और ये इसकी वेजाइना, ठीक है। इस वेजाइना से, यहां से, इस वेजाइना से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, ठीक है। कब, मासिक धर्म के दौरान या मासिक चक्र के दौरान। अब क्या होगा बच्चों, नॉर्मल कलर पे आ जाओ, क्या होगा, अब तुम्हें पता है कि ये ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी को अपन देखें, ओवरी का यहां देखो डायग्राम, ये ओवरी है ना। इस ओवरी में कम से कम 60 to 80 के, यानी कि 60 से 80 हजार, ठीक है, फैलोपियन ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स, है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है। अपन ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है ना भाई, ये सब चीजें तो अपन पढ़ चुके हैं, हाँ या ना, ये तो पढ़ चुके हैं। ये तो मैं एक तरह से आपको क्या करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ कि ये होता कैसे है, क्या चीजें आ रही है। तो ये जो हमारी, ये जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है भाई, फॉलिकल बनती है ना, ये फॉलिकल बन रही है, और इसके अंदर क्या है, इस फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है। अब मैं इसमें से ये ये ले रही हूँ, एक फॉलिकल ले रही हूँ, ये एक फॉलिकल मैंने ले लिया, ये एक फॉलिकल ले लिया, इसके अंदर क्या पड़ रहा है हमारा, अनिषेचित अंडाणु, है ना, अनिषेचित अंडाणु, यही बोलेंगे अपन, अनिषेचित अंडाणु इसके अंदर पड़ा हुआ है। भाई अभी ये ओवम नहीं बना ना, अभी ये निषेचित नहीं है, ये अनिषेचित है, अविकसित भी है अभी प्रॉपर, ये विकसित भी नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं, जब इसमें निर्माण होएगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, हाँ या ना। तो यहां तक आपको समझ में आया है ना, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब क्या होगा बच्चों, जब ये FSH और LH आएंगे, है ना, जब ये FSH और LH आएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यहां पर तो नहीं समझ सकते अपन, एक मिनट। अब ये क्या करेंगे, इस यहीं पर ही देख लो बच्चों, क्या फिर पीछे आपको भूल जाओगे चीजें। अब ये इस जो FSH है और LH है, इस फैलोपियन पे, ठीक है, इस जो फॉलिकल है, इस पे क्या करेंगे, रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या करेगी, ये जो फॉलिकल है इसमें से एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है, कौन सा हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन। एक बार यहां तक समझ लो, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं वापस बता रही हूं कि क्या क्या हुआ है, वापस से बता रही हूं, ठीक है, ध्यान से एकदम शांत हो जाओ। और अब सुनो, हमारे पास एक गर्ल है, हम इस गर्ल की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है एक्चुअल में वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो बच्ची है अभी, जो किशोरावस्था में है, जो उसकी आयु है 12 से 13 वर्ष, इसमें अब प्यूबर्टी हिट कर रही है,
ठीक है। प्यूबर्टी हिट करेगी तो इसमें चेंजेस आएंगे, चेंजेस आने पर क्या होगा कि बच्चों जब हाइपोथैलेमस है उसमें GnRH आएगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा। एक्टिव करने से क्या होगा, दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, और एक ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन है जो अपनी फैलोपियन है, जो ये फॉलिकल है, ये ओवेरियन फॉलिकल जो है, इस पे कार्य करना स्टार्ट करते हैं और इससे क्या निकलेगा अपने पास, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर बात। अब अपन क्या चलेंगे, वापस से स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक समझ लिया। अब क्या होगा देखो, अब ये जो बेबी है, ठीक है, अब इसके बारे में अपन एक और चीज जानने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसको समझना भी अपन को उसी तरीके से पड़ेगा कि हाँ मैम ये चीजें बता रही है तो इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है, ये है ओवरी, ठीक है, इसमें ये फॉलिकल्स हैं, क्लियर बात, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो है बच्चों इसके अंदर क्या होता है, तुम्हें पता है डायग्राम में जो बाहरी आवरण होता है ना, एक अंदर की तरफ होता है, फिर एक और अंदर की तरफ होता है, ठीक है। ये बाहरी आवरण, ये अंदर की तरफ मासल सा भाग होता है, ये मासल भाग है ना, और फिर इसके अंदर भी एक भाग होता है, ठीक है। ये लो, अब इन लेयर को पढ़ने के लिए आपको प्रजनन तंत्र पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं यहां पर भी बता दे रही हूं कि एक्चुअल में क्या होता है। ये जो है बाहर वाली, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, हाँ या ना, जो बाहर वाली एक लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेरी, क्योंकि परिधि पर है तो पेरीमेट्रियम। फिर जो अंदर वाला जो मासल भाग है, जो मस्क्यूलर भाग होता है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब ये जो अंदर सबसे अंदर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं, अरे एक बार बच्चों ये गलती कर दी, यहाँ पर एंडो नहीं आएगा, यहाँ मीजो आएगा, तभी मैं सोचा मैं लिखते लिखते क्या गड़बड़ कर रही हूँ, सॉरी बच्चों, है ना। यहाँ पर अपने पास आएगा मीजोमेट्रियम, क्योंकि मध्य का भाग है ना मीजो, और जो सबसे अंदर है वो है एंडोमेट्रियम, क्योंकि अंदर की तरफ है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये हुआ। अब क्या होगा, ये जो बेबी गर्ल के, अब मैं क्या कर रही हूँ, इधर देखो, ये जो गर्ल है, ये जो बच्ची है, उसके अंदर के प्रजनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें मासिक धर्म आएगा कैसे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसकी ये ओवरी बना ली, ठीक है, ये फॉलिपिन ट्यूब बना लिए। अब अपन देखेंगे कि बच्चों जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो इस एस्ट्रोजन में क्या किया, इस एंडोमेट्रियम पे काम करना शुरू कर दिया। इस एस्ट्रोजन ने इस एंडोमेट्रियम पे कार्य करना शुरू कर दिया और इसको डिग्रेड करा। क्या करा, इसको डिग्रेड, इसको तोड़ना शुरू करा। तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो टूट रही है, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम है, अब ये जो एंडोमेट्रियम है बच्चों, ये टूट रही है ना, ये टूट रही है। तो ये अब जो वेजाइना है ना, जो ये गर्ल की वेजाइना है, इस वेजाइना से ब्लड के रूप में, ठीक है, रक्त के रूप में बाहर की तरह स्रावित हो रही है। ये हुआ इसका फर्स्ट टाइम या फर्स्ट डे जब इस बच्ची को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया या मेंसेस आए, जो एक कहते हैं ना, मेनार्क कहते हैं इसको, ठीक है, जो फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी भी बच्ची में, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। समझ में आया, ठीक है। जो स्टार्टिंग सबसे पहली बार जो लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी बच्ची को, उसको हम बोलते हैं मेनार्क। क्लियर बात आया समझ में कि रक्त स्रावित कैसे होता है भाई। जो एस्ट्रोजन है वो इस एंडोमेट्रियम को डिग्रेड करने लगता है, तोड़ने लगता है, डिग्रेड करने लगता है, तो रक्त का स्रावण होता है वेजाइना से। इसीलिए जो फीमेल होती है उसकी वेजाइना से हर महीने में ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो अपन ने बात करी, ये जो ओवरी है, पहली बार इस ओवरी का नंबर आएगा, है ना,
फिर दूसरी बार दूसरे महीने में इस ओवरी से फॉलिकल बनेंगे और उसमें एंडोमेट्रियम जो है वो कार्य करेगा। फिर यहाँ पर आएगा तीसरे महीने, फिर चौथे महीने, तो यानी कि इधर वाली ओवरी ने मान लो इस बार मासिक धर्म दिए, फिर दूसरी वाली ओवरी ने यहाँ पर मासिक धर्म दिए, तो हर महीने अल्टरनेट चलता रहता है कि इस बार ये मासिक धर्म करेगी, इस बार ये मासिक धर्म करेगी। क्लियर बात? आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट कि हमने किस तरीके से ये कार्य किया? यहाँ तक समझ में आया? एंडोमेट्रियम जब डिग्रेड होती है तो ब्लड की तरह बाहर फ्लो हो जाती है, इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। अब अपन जाएंगे अपने टॉपिक पे। प्रथम बार माहवारी, यानी कि अब उस बच्ची को प्रथम बार माहवारी आई है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में आती है। अब ये उम्र में शुरू हुई जिसको अपन क्या बोलते हैं, रजोदर्शन यानी कि मेनार्क। तो वो जो लड़की है जिसमें अपन ने अभी दिखाया कि उसका एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुआ और उसको फर्स्ट टाइम जो है ब्लड का फ्लो हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसको हम क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। यानी कि हाँ, कुछ ब्लड दिखा लाइफ में, पहली बार जब प्यूबर्टी आई, किशोरावस्था आई, तो उस बच्ची को अपनी वेजाइना से ब्लड का दिखा, ठीक है, रजोदर्शन हुए, मेनार्क इसको हम कहते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर बात? यह चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में ही समाप्त हो जाता है, यानी कि मेनोपोज। ठीक है भाई, जो अब ब्लड जो आ रहा है वो अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। उसके बाद में जो फीमेल है वो एक प्रजनन नहीं कर सकती है, प्रजनन की जो बच्चे को जन्म देने के लिए वो सक्षम नहीं होगी। जब मेनोपेज अवस्था आ जाती है किसी भी वुमन में, उसके बाद उसको एक बच्चे को जन्म देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। क्लियर? इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि निवृत्त हो चुके हैं अपन। अब ये जो ये अवस्था है, जो ये ब्लड का निकलना है हर महीने, ये अब ये समाप्ति की तरफ है। इसको अपन कहते हैं रजोनिवृत्त, यानी कि मेनोपोज। पोज लग गया है, यानी कि अब स्टॉपेज लग गया है। स्त्रियों में आर्तव चक्र औसतन 28 दिन का होता है। ठीक है, 28 डेज का होता है, किसी में 27 का भी हो सकता है, किसी में 25 डेज का भी हो सकता है, किसी में 23 डेज का भी, वेरिएबल होता रहता है। लेकिन हाँ, नॉर्मली अपन बात करें तो इसका जो औसतन टाइम है वो है 28 दिन। क्लियर बात? एक आर्तव चक्र को निम्न प्रावस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल किस अवस्थाओं में बांटा गया है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आ गया, यहाँ तक ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि होता क्या है। जो अभी अपन ने देखा है ना, वो ही ये चीज है यहाँ पर। आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट स्तनियों में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्तव चक्र कहते हैं। रजोस्राव प्रारंभ के पहले दिन से, रजोस्राव के यानी कि मेनार्क वाले दिन, ठीक है, मेनार्क यानी कि जो फर्स्ट टाइम उसमें ब्लीडिंग देखिए, ब्लीडिंग का पहला दिन, ठीक है, रजोस्राव प्रारंभ के पहले दिन से यह चक्र प्रारंभ होता है, जो 3 से 5 दिन तक चलता है। यानी डे, किसी में 1 to 3 डेज तक ब्लीडिंग होती है, किसी में 1 to 5 डे तक ब्लीडिंग होती है, किसी में 1 to 7 डे तक भी होती है, जिसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो कि भैया इसकी तो 1-1 महीने ब्लीडिंग चल रही है, किसी को 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि इसके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गए, यानी कि वो कंट्रोल में नहीं है, अनियंत्रित हो गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या किसी को मासिक चक्र आने में, जैसे किसी की 2 महीने रुक जाती है, किसी की 10-15 दिन ऊपर हो जाता है, तो वो होता है कि आप तनाव में है ना, कोई स्ट्रेस आपने ले रखा है, जैसे हो सकता है एग्जाम का स्ट्रेस हो, फैमिली इश्यूज़ हो, तो उस दौरान भी, या खाने पीने का प्रॉब्लम हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये उन बच्चों के लिए आंसर है जो बच्चे जिसका मासिक धर्म थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आता है, हर महीने फिक्स डेट पे नहीं होता है, कभी 10 दिन बाद आ रहा है, कभी 10 दिन पहले आ रहा है, कभी 1 महीना खिंच गया है, तो उनके लिए ये बात है। क्योंकि बच्चों आजकल हमारा खान पीन इतना अच्छा नहीं है, हाँ है ना, आजकल हम अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, अलग अलग तरह का हमारे पास तनाव रहता है, कभी उसका तनाव, कभी इसका तनाव, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, हमारे माइंड पे। आपको पता है मस्तिष्क से ही तो, हाइपोथैलेमस से ही तो हमारे जो हार्मोन है वो नियंत्रित हो रहे हैं। यदि तुम इस दिमाग को इतना स्ट्रेस दोगे तो कहाँ से बॉडी काम करेगी,
है ना। तो इस बॉडी को काम करने के लिए आप इसको खुश रखिए, आप प्रॉपर योगा करो, आप प्रॉपर सो, आप प्रॉपर खाओ, आप प्रॉपर मतलब हर किसी से आप खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो तब जाकर के आपके हार्मोन जो है वो सही तरीके से कार्य करेंगे। सो कम ऑन टू द टॉपिक। सो इसे रजोधर्म या ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस कहते हैं। मेंसेस का मतलब क्या होता है, महीने। इस प्रावस्था में रक्त, उत्तक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड, श्लेष्मा, म्यूकस व उपकला कोशिकाओं का आवर्ती आसन यानी कि पीरियोडिक डिस्चार्ज। पीरियोडिक डिस्चार्ज यानी कि हर महीने में होना। 1 महीने का पीरियड लेता है, पीरियोडिक होता है भाई। 1 से 5 दिन का पीरियड है जब क्या होगा, ब्लड का बाहर फ्लो होगा वेजाइना से। यहाँ तक क्लियर, एक एक लाइन समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की अचानक आई कमी के कारण होता है। ये क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी कमी की वजह से होता है। अभी अपन बात करेंगे पूरे, मैं आपको हर जो चक्र है ना, जो ये आथर्व चक्र के जो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं वो मैं आपको हर तरीके से डिटेल में बताऊंगी। अभी ये जो कहानी है वो सुन लो, लेकिन अपन इसको समझेंगे। जैसे अभी अपन ने वो समझा है ना कि कैसे जो हार्मोन है वो कार्य कर रहे हैं, अब फिर अपन ये सब चीजें भी समझेंगे, लेकिन एक बार सुन लो, ठीक है। इस प्रावस्था में गर्भाशय की अंतःस्तर यानी कि एंडोमेट्रियम, अभी अपन ने बात करी थी, का अस्थायी स्तर जो है वो स्ट्रेटम फंक्शनलेसिस, ठीक है, जड़ जाती है यानी कि वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है। जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे टूट जाती है। गर्भाशय अंतःस्तर अब बहुत पतली हो जाती है, जो गर्भाशय के अंदर वाली स्तर है। क्यों? क्योंकि भैया पहले जो बाहर की तरफ है वो पेरी है, पेरी एंडोमेट्रियम, फिर मीजो एंडोमेट्रियम है, फिर जो मतलब मेट्रियम है, फिर एंडोमेट्रियम जो है जब वो ही टूट जाएगी तो पतली हो जाएगी। भाई एक जगह 3 लेयर है मोटी मोटी, और एक लेयर को तुम हटा दो तो वो पहले से तो कम पतली होगी ना, हाँ या ना भाई, पहले से तो कम हो जाएगी, पतला स्तर हो जाएगा। अब स्ट्रेटम बेसिलस ही शेष रह जाती है, तो जो बचा हुआ भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसिलस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटम बेसिलस। यह आसाव जो है, ये जो स्त्राव है, गर्भाशय गुहा से, गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ जो वेजाइना है ना, सर्विक्स है, वेजाइना है, उससे योनि से बाहर चला जाता है, ठीक है, वेजाइना से बाहर होते हुए निकल जाता है। यूट्रस से एंडोमेट्रियम टूटती है, टूटती भी वो सर्विक्स में जाती है, सर्विक्स से वो वेजाइना के द्वारा बाहर की तरफ फ्लो हो जाती है। क्लियर? सामान्यतः 5वें दिन यह अस्त्राव जो है रुक जाता है। जो स्त्राव है ये 5वें दिन रुक जाता है नॉर्मली, लेकिन कुछ के 7 दिन में भी रुकता है, किसी के महीने भर भी चलता है, वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन नॉर्मल बात करें तो 5 दिन तक ये स्टॉप हो जाता है। रजोधर्म तभी आता है जब अंडोत्सर्ग के पश्चात, ठीक है, ओव्यूलेशन के पश्चात अंडाणु का निषेचन नहीं होता है। यदि कोई जो फीमेल होती है वो इस दौरान, मतलब जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जो अंडोत्सर्ग का समय होता है, उस समय वो यदि यदि वो निषेचन की क्रिया कर ले, है ना, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर ले, तो वो क्या हो जाती है, मतलब मदर बनने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक उस पर्सन को, इस फीमेल को क्या नहीं आता है, ये स्त्राव नहीं होता है, ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। 9 महीने तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल उस फीमेल में नहीं होता है यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यदि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो हर महीने उसी डेट पर वो जो मासिक धर्म है वो आता है। क्लियर बात? रजस्त्राव की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत है। रजस्त्राव की यानी कि यदि ब्लीडिंग नहीं हो रही है तुम्हें ऑन डेट 1 महीने बाद में, दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट, यदि तुमने फर्टिलाइजेशन की क्रिया की है तो। नहीं तो और रीजन मैंने बताए थे, स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। यदि तुमने, एक फीमेल है जैसे जो मैरिड है और उसने अपने ओव्यूलेशन पीरियड में, यानी ओव्यूलेशन, अभी मैं बताऊंगी ओव्यूलेशन पीरियड कब आता है, ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान उसने फर्टिलाइजेशन कर लिया, ठीक है, इंटरकोर्स कर लिया, वो उसने जो है इंटरकोर्स कर लिया, तो उस दौरान उसके बाद क्या होगा, यदि वो गर्भाधारण कर लेती है तो उसको जो है मासिक धर्म नहीं आएगा। तो ये एक इंडिकेशन होता है। यहाँ तक क्लियर? किसी को डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम अब अपन समझेंगे। इसके बाद है अपना पुटिकीय प्रावस्था,
ठीक है। तो पुटिकीय प्रावस्था समझने से पहले अपन एक स्लाइड लेंगे, ठीक है। इस स्लाइड में मैं आपको अब पूरी कहानी समझाने वाली। तो अब अपन क्या देख रहे हैं कि जो अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, मतलब जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी आर्तव चक्र कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है। तो बच्चों प्रावस्थाएं होती है, इसमें आप देखोगे सबसे पहले अपन ने देखा था कि जो लड़की है जिसमें सबसे पहले मेनार्क आया है, ठीक है, ठीक है। मेनार्क जो आया है यानी कि हम बोलें कि रजोदर्शन, है ना, रजोदर्शन वाली स्टेज है उस गर्ल में, ठीक है। उस गर्ल में तो हम बोलेंगे भैया कैसे होगा, डे फर्स्ट से लेकर के 3 भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकते हैं, हाँ या ना। तो ये जो अवस्था है ये है हमारी मासिक धर्म वाली, ठीक है, मासिक धर्म वाली जो पहली अवस्था है वो है मासिक धर्म। अपनी पहली अवस्था मासिक धर्म ही है। अभी देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा अभी। आर्तव चक्र, ठीक है, पहली जो है आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल है। आ जाओ। तो ये हो गया मासिक धर्म या फिर हम बोलेंगे आर्तव चक्र, ठीक है। आर्तव चक्र में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा, क्या होगा बच्चों। अपन ने देखा था कि जो FSH है और जो LH है, ठीक है, ये जो हार्मोन है वो क्या करेंगे, इंक्रीज होंगे यानी कि बढ़ेंगे, हाँ या ना, है ना। FSH भी बढ़ेगा। एक मिनट बच्चों। अब होगा ये देखो FSH है और ये है LH, ठीक है। जो FSH है ये भी बढ़ेगा, ठीक है, और जो LH है ये भी बढ़ेगा। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आर्थर चक्र के दौरान। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना चाहते हैं। जो फॉलिकल्स है, जो प्राइमरी फॉलिकल बनी थी, है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल अपन ने बनाई थी, वो प्राइमरी फॉलिकल को ये स्टिमुलेशन देगा, ठीक है। तो भैया फॉलिकल्स यहाँ लिख दें अपन, फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स है। अब फॉलिकल्स में क्या होगा, अपने यहाँ पर फॉलिकल जो बनेगी, कलर चेंज कर ले, ये लो, जो फॉलिकल बनेगी ये लो, फॉलिकल है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल होती है, हाँ या ना। तो ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसमें अभी कुछ नहीं आ रहा है, ये हमारी प्राथमिक फॉलिकल है, ठीक है, प्राथमिक फॉलिकल। अब हम बोलेंगे एस्ट्रोजन, जो हार्मोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, पहले देखो अपन ने 4 चीजें देखी है। पहले FSH और LH। मासिक धर्म वाले में जो आर्थर चक्र है उस दौरान क्या होगा, ये अपन को बताना होगा। नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आर्थर चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस दौरान क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आप बोलोगे भैया FSH है वो बढ़ा है, LH है वो भी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसको फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल जो बनाना है, ओव्यूलेशन पीरियड में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ये तो FSH और LH की मात्रा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फॉलिकल्स को हमें स्टिमुलेट कराना है। तो प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास मिलेगा इस दौरान, कब, मासिक धर्म के दौरान। फिर हम बोल रहे हैं एस्ट्रोजन का क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है बच्चों, ये एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ही, ऐसा नहीं बहुत सारा। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज होगा। वो क्यों रिलीज होगा अभी अपन बाद में बात करेंगे। प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल भी अभी रिलीज नहीं हुआ है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तब रिलीज होता है जब ओव्यूलेशन होता है। कब होता है, ये बात लिख लो कहीं कॉर्नर में कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तभी रिलीज होता है जब ओव्यूलेशन पीरियड आता है। क्लियर बात। तो 3 से 5 दिन के अंतर में ये सब चीजें चेंज आई। और क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम जो है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है, तुम्हें पता है एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुई है, हाँ या ना। तो एंडोमेट्रियम क्या हुई है भैया, एंडोमेट्रियम जो है वो डिग्रेड हो गई है ना, डिग्रेड हो गई है, वो टूट करके बाहर की तरफ रिलीज हो गई है। तो हमने देखा कि जो आर्थर चक्र है उस दौरान ये चेंजेस हुए। FSH और LH तो बढ़े हैं, फॉलिकुलर जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप हो चुकी है। फिर हमने बोला जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसमें कमी आई है,
उसमें कमी आई है। और जो हमारा एंडोमेट्रियम है, वो एंडोमेट्रियम क्या हुआ है, वो डिग्रेड होकर के बाहर की तरफ निकल गया। आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद में जो अपन जो साइकिल पढ़ेंगे, ये अपन ने पढ़ा है आथर्व चक्र। ठीक है, कलर 1 मिनट रुको बच्चों, व्हाइट कलर लेंगे। ठीक है, ये अपना कौन सा चक्र था, आथर्व चक्र, यानी कि पहली प्रावस्था। अब जो दूसरी प्रावस्था है वो देखेंगे अपन। ठीक है, पुटिकीय प्रावस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज। ठीक है, यहां तक अपन को समझ में आ गया क्या, जो फर्स्ट प्रावस्था है वो समझ में आ गई। अब अपन यहां पर देखेंगे फॉलिक्यूलर। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज, या फिर अपन इसको बोलते हैं पुटिकीय, पुटिकीय प्रावस्था। ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं। आओ थोड़ा पढ़ेंगे फिर अपन ये चीज बनाएंगे। क्या हुआ, पुटिकीय प्रावस्था, फॉलिकुलर फेज, यह माहवारी 6वें दिन से 13वें दिन तक होती है। अब ये 5 दिन तक अपन ने पढ़ ली। फॉलिकुलर फेज जो है, पूछा जा सकता है नीट में कि फॉलिकुलर फेज का टाइम ड्यूरेशन बताओ, तो तुम्हें आंसर आएगा 6वें दिन से 13वें दिन तक जो है वो फॉलिकुलर फेज चलती है। क्या क्या होगा, जिससे हाइपोथैलेमस के FSH RF के उद्दीपन द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा FSH का स्त्रवण बढ़ जाता है। यानी कि अब अपन का क्या हो रहा है, फॉलिकुलर का स्त्रवण बढ़ जाता है, जो प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित होने के लिए उद्दीपन करता है। क्या करेगा, यानी कि अब अपन क्या बनाएंगे, देखो। तो अब FSH अभी बढ़ रहा है ना, यहां पर आओ। FSH अभी बढ़ रहा है। ठीक है, LH अभी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्राइमरी फॉलिकल है इसको हमें सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल बनाना है। क्या बनाना है भैया, इसको अपन को बनाना है। अपन ने ये फॉलिकल ब्लू कलर से बनाए, ब्लू कलर से ही बनाएंगे। ठीक है, अब अपन के पास क्या आ गया, सेकेंडरी आ गया। ठीक है, ये अपने पास सेकेंडरी आ गया, यहाँ पर अपने पास आ गया, ये लो अपना, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, फिर ये हो गया टर्शरी। ठीक है, थिका और ये सब आ गई। ठीक है, ये हो गया अपना टर्शरी, तृतीयक। और फिर इसके बाद अपने पास आ गया ग्राफियन फॉलिकल। ये लो, ये आ गया अपने पास ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इस प्रावस्था में क्या आ गया अपने पास, सेकेंडरी फॉलिकल बन गई। सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बन गई, और टर्शरी फॉलिकल से हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन गई। कब, हमारी पुटिकीय प्रावस्था में। और ये पुटिकीय प्रावस्था कितने दिनों की है बच्चों, यहाँ पर अपन ने लिखा ये 1 दिन से स्टार्ट होगी और 5 दिन तक होती है। ठीक है, 1 से 5 दिनों तक ये वाली अवस्था होगी। फॉलिकुलर अवस्था कब होगी, 6 से 13वें दिन तक होगी। ठीक है, यानी कि जो गर्ल अपन ने ली थी वहां पर, उस गर्ल के अंदर ये प्रक्रम चल रहा है, ये चक्र चल रहा है भैया। 1 से 5 दिन तक उसमें ब्लड की फ्लो जो है, ब्लड का फ्लो हुआ, हमारी ब्लीडिंग हुई। अब ब्लीडिंग अपने रुक गई है, अब ब्लीडिंग अपने 6ठे दिन में रुक गई है। 6ठे दिन ब्लीडिंग रुकने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल थी वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदली, सेकेंडरी फॉलिकल से वो टर्शरी फॉलिकल में बदली, और टर्शरी से वो ग्राफियन फॉलिकल में बदली। कब, 6 से 13वें दिन तक। ठीक है, 13वें दिन तक उसने ग्राफियन फॉलिकल को निर्माण कर लिया। यहां तक क्लियर, ये लाइन अपन को समझ में आ गई। अब देखो आगे, FSH बढ़ गया। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का उद्दीपन हो गया। क्यों FSH क्यों बढ़ गया, क्योंकि FSH जो है ना, FSH क्यों चाहिए, क्योंकि वो स्टिमुलेट करेगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉलिकुलर फेज में, नोट डाउन कर लो कहीं पर, फॉलिकुलर फेज में FSH और LH में से सबसे ज्यादा स्त्रवण किसका होता है। तो सीधी सी बात है ना, FSH का जो है ज्यादा से ज्यादा स्त्रवण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इनको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट क्यों करेगी, क्योंकि ये ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो सके। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गया। ग्राफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर कोशिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करती है। अब क्या होगा भैया, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये कलर चेंज कर लूं मैं,
ठीक है, इससे बनाती हूँ व्हाइट से, ठीक है। व्हाइट कलर अपन ने यहाँ कहीं यूज नहीं किया। अब ये जो ग्राइफिन फॉलिकल है ना, ये जो ग्राइफिन फॉलिकल है ये क्या करेगी, एस्ट्रोजन है ना, ई से अपन इंडिकेट कर रहे हैं एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करेगी। अब सुनो, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करेगी तो एस्ट्रोजन हार्मोन का ग्राफ कैसा जाएगा, यहां पर एस्ट्रोजन नहीं था है ना, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं था, तो प्रोजेस्टेरॉन तो यहां पर भी नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन तो अभी यहां पर भी नहीं है, इस वाली स्टेज पे भी जो है प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। लेकिन जो ये हमारा एस्ट्रोजन है, जैसे ही छठा दिन से 13वें दिन में गया, ग्राफिन फॉलिकल ने क्या किया भैया, ग्राफिन फॉलिकल में ये जो है वो हाई पीक पर चला गया। कौन, एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन ग्राफिन फॉलिकल ने भेजा तो इसका जो ग्राफ है वो हायर पे चला गया। ठीक है, यहाँ पर दो हार्मोन सबसे ज्यादा हुए, एक एफएसएच का स्टिमुलेशन ज्यादा हुआ और एक हमारा एस्ट्रोजन का क्या हुआ, ग्राफ ज्यादा हुआ। क्लियर बात। नेक्स्ट में हमने क्या किया, एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो। क्या हुआ कि भैया जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, इसमें क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम थी है ना, ये जो हमारी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बढ़ती गई और वापस से उस जो एक प्रजनन तंत्र है उसके अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी मोटा स्तर बनता गया। तो यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंडोमेट्रियम को, ठीक है, बनाने का कार्य कौन करा रहा है, तो एंडोमेट्रियम को कौन बना रहा है वापस से, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कब, फॉलिकुलर फेज के अंदर 6 से 13वें दिन के अंदर अंदर। क्लियर बात। एस्ट्रोजन पुनः निर्मित करता है, टूटी रुधिर वाहिनी उत्तक व श्लेष्मा झिल्ली की मरम्मत करता है। यानी कि ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो थी पेरीमेट्रियम, ठीक है, ये तो थी पेरीमेट्रियम, फिर इसके अंदर ये थी मीजोमेट्रियम, ठीक है, ये थी मीजोमेट्रियम, और इसके अंदर की तरफ कौन थी, एंडोमेट्रियम। क्या थी, ये एंडोमेट्रियम। तो फॉलिकल फेज के अकॉर्डिंग जो फॉलिकुलर प्रावस्था थी उसमें एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एस्ट्रोजन जो था उसने इसके निर्माण में हेल्प करी। ठीक है, तो टूटी रुधिर वाहिनी, जो रुधिर वाहिनी टूट करके बह गई थी, छठे दिन उसका निर्माण होने लगा, उसकी मरम्मत होने लगी। गर्भाशय ग्रंथियों की वृद्धि होती है, जो गर्भाशय ग्रंथियां हैं वो भी क्या हो रही हैं, उसमें भी ग्रोथ होती जा रही है। इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको 2-3 बार बता दी है कि इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव सबसे अधिक होगा और एलएच हार्मोन 13वें दिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलएच हार्मोन 13वें दिन एकदम से बढ़ जाएगा। तो एलएच का क्या होगा, जैसे ही 13वां ये फॉलिकुलर फेज, जैसे ही फॉलिकुलर फेज खत्म हुई और ये एलएच बढ़ गया, एकदम से एलएच जो है बढ़ गया। यहां तक क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाती है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में हर चीज आनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। पता लग गया क्या क्या चीज़ें हुई, एस्ट्रोजन कहाँ से आया, कब क्या चीज़ें हुई, कहाँ पर हमें क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है, कब एलएच बढ़ रहा है, कब एफएसएच बढ़ रहा है, कब एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। हाँ, अब आ जाओ, कम टू द पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है थर्ड फेज, अंडोत्सर्ग अवस्था यानी ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, अब सुनना अच्छे से। ठीक है, अंडो उत्सर्ग प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, एलएच व एफएसएच दोनों ही हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य 14वें दिन
14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। यानी कि अब क्या हुआ बच्चों, देखो LH और FSH दोनों ही हार्मोन की बात हुई है। LH और FSH दोनों ही हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य 14वें दिन, ठीक है, आर्तव चक्र के मध्य 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं और मध्य चक्र के दौरान, है ना, मध्य चक्र के दौरान LH का स्तर अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। क्या बोला हमने, यहां पर अपना FSH बढ़ रहा था, है ना, यहां पर भी अपना FSH बढ़ रहा था, लेकिन LH जो है वो नॉर्मल ही चल रहा था, अपना जो LH है वो अपना नॉर्मल ही चल रहा था। लेकिन जैसे ही पीला लाइन है, ठीक है, यहां पर आ जाओ, अब यही चल रहा है 14 से 28 दिन वाला केस, यानी कि अंडो उत्सर्ग वाला फेज चल रहा है। कौन सा चल रहा है, अंडो उत्सर्ग वाला फेज चल रहा है। यहां तक क्या हुआ बच्चों, अब मैं इसके लिए नई स्लाइड लूंगी क्योंकि यहां पर दिखेगा नहीं अपन को, है ना, दिक्कत होगी। तो अपन ने क्या किया, यहां पर देखो, है ना, अंडो उत्सर्ग, ये है अपना 14 से लेकर के 28 दिन, 14 से 28 दिन है। यहां पर अपना FSH, ये LH, ये क्या था अपना फॉलिकल्स, ठीक है, फिर अपना क्या था, हार्मोन था ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फिर एंडोमेट्रियम, बस यही चीजें थी, है ना, यही चीजें लिखी थी। तो अब क्या होगा, तुमने बोला कि भाई यहां पर इस वाली फेज में जो FSH था वो बढ़ रहा था, लेकिन LH अपनी नॉर्मल कंडीशन में था। लेकिन जैसे ही 14वां दिन आया तो FSH तो है ही, अपना FSH तो है ही इतना, लेकिन LH क्या हुआ, इससे भी ज्यादा बढ़ गया। जो LH है वो इससे भी ज्यादा बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, ये यहां पर नहीं है, अपन को थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं ना, पढ़ने के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। इस LH स्तर को अधिकतम स्तर पहुंच जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं। ये जो हमारी कंडीशन है, ये जो हमारी कंडीशन है जहां पर LH, जो LH है वो हाई पीक पर गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, LH सर्ज बोल रहे हैं। तो LH अपनी सर्ज वाली अवस्था में पहुंच गया, कब, 14 से 28 में, 14वें ही दिन मान लो तुम तो, ठीक है। इस LH सर्ज कहा जाता है। यह सर्ज अंडो उत्सर्ग के लिए आवश्यक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओव्यूलेशन फेज है उसके अंदर कौन सा जो एक पीरियड है या कौन सी जो अवस्था है या कौन सा चेंजेस है जो अंडो उत्सर्ग के लिए आवश्यक है, तो तुम कहोगे LH जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है उसका LH सर्ज होना अंडो उत्सर्ग के लिए आवश्यक है। क्लियर बात। आर्तव चक्र के 14वें दिन में ग्राफिन पुटक फट जाता है। अब ग्राफिन फॉलिकल फट जाएगी, इसमें स्थित परिपक्व अंडाणु, अब मैच्योर ओवम, ठीक है, मुक्त हो जाता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या हुआ, यहां पर देखो, यहां पर मत देखो, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा। यहां पर देखो, कोई अपन पूरा बना रखा है, ठीक है, ठीक है। यहां पर तुम देखोगे कि जो फॉलिकुलर फेज है ना, फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर में देखो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी, प्राथमिक oocyte, सेकेंडरी oocyte बनी, फॉलिकुलर फ्लूइड निकला, है ना भाई, फॉलिकुलर फ्लूइड जमा, ये अपन ने सब पढ़ रखा है, ठीक है, अपन इतना ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो हो रहा है चेंजेस वो देखो। ग्राफिन फॉलिकल जो है मैच्योर, जिसमें हमारा ओवम रिलीज होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 14वां दिन तुम्हें दिख रहा है, 14वां दिन हुआ। जैसे ही हमारा जो 14वां दिन आया जिसमें LH सर्ज आया, LH सर्ज होते ही जो ग्राफिन पुटिका है वो फट गई है, जो ग्राफिन पुटिका है फट गई है, और जो ये अंडा है वो बाहर निकल गया है, वो अंडा जो है बाहर निकल गया है। ये क्रिया कैसी कहलाएगी, अंडो उत्सर्ग की, ठीक है, अंडे का बाहर निकलना। यहां तक क्लियर। 14वें दिन ओव्यूलेशन पीरियड होता है। यह क्रिया LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के द्वारा नियंत्रित रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि यह जो क्रिया है वो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल में आती है। नेक्स्ट, अब है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। अब क्या हुआ बच्चों, देखो ठीक है, अब क्या हुआ, ये ओवरी है, ठीक है, ये रप्चर हो गई, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गई। जो अंडाणु है, अंडाणु कौन से कलर का बनाऊं, अब वाइट कलर का बना देती हूँ। ये जो एग है वो निकल गया। अब क्या होगा, ये जो एग है ये इस फिम्ब्राई के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा और ये अंडा जो है वो एम्पुला पर पहुंच जाएगा। एम्पुला पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं और वो सीलिया अंडे को धकेलते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। देखो सीलिया है, ये सीलिया है, ये इसको धकेल रहे हैं और एम्पुला तक पहुंचा देंगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है निषेचन वाली क्रिया के अंदर कि भैया जो अंडा है जो निकला है ये फैलोपियन, इससे ये वाला था यहाँ पर, ये बाहर की तरफ रिलीज हो गया, निकल गया है, फट गया है, तो ये निकल गया। अब देखते हैं क्या हुआ। इस प्रावस्था की अवधि 15वें दिन से 28 दिन तक। अब जो ये जो अंडोत्सर्ग है, अंडा बाहर निकल गया है, किसने निकाला है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ने इसको नियंत्रित किया है। क्यों, क्योंकि ल्यूटिलाइजिंग सर्ज हुआ था वहां पर। अंडोत्सर्ग के पश्चात, कलर चेंज कर लो, अंडोत्सर्ग के पश्चात LH का स्त्रवण कार्पस ल्यूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है। अब कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्त्रवण होता है। अब क्या होगा बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आपको वहां बताने भूल गई हूं, वो मैं बता देती हूं। यहां पर जो बच्चों कलर ठीक है, क्या होता है कि जब ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है ना, ठीक है, जब ये एस्ट्रोजन रिलीज होता है तो ये एस्ट्रोजन क्या करता है, बड़ा खतरनाक एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, इसको जो FSH है ना, और जो LH है, ठीक है, क्या करेगा, एक स्लाइड और ले लेती हूँ यहीं पर ही। जो अपना एस्ट्रोजन है, ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो FSH है और जो LH है उस पर नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये FSH और LH को कम कर देगा, है ना। जो हार्मोन स्रावित हो रहे थे, ये एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा जब रिलीज होगा तो ये इसको क्या घमंड आ जाएगा, मैं ही हूं, अब क्या कर लोगे तुम, है ना, बहुत ईगो आ जाएगा, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैं ही हूं। तो ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन इस FSH और LH को सप्रेस कर देगा, है ना, इसकी वृद्धि को या इसके स्त्रवण को रोक देगा। ठीक है, कब होता है ये, फॉलिकुलर फेज में होता है। ये कब होता है, ये फॉलिकुलर फेज में। अब क्या हुआ, जैसे ही ये हुआ फॉलिकुलर फेज, लिख देती हूं यहां पर, ठीक है, फॉलिकुलर अवस्था। अब क्या हुआ, जब फॉलिकुलर अवस्था गई, जब पश्च ओव्यूलेशन पीरियड, ठीक है, अंडोत्सर्ग, है ना, अवस्था आई, तो ये जो एस्ट्रोजन है ये रिलीज होगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा बच्चों, ये FSH और LH, अब ये क्या करेगा, FSH और LH पे पॉजिटिव फीडबैक देगा। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, ठीक है ना, तुम रिलीज हो जाओ, कोई बात नहीं, है ना। FSH और LH को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। यहां तक समझ में आई क्या क्रिया हुई अपन ने। तो अब कार्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का अधिक स्त्रवण होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एस्ट्रोजन भी निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन भी निकलेगा, है ना। ये प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की अंतः स्तर को निषेचित अंडाणु के आरोपण रोपण हेतु तैयार करता है। क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ने तो क्या किया था, एंडोमेट्रियम को बनाया था, है ना, एंडोमेट्रियम को बनाया था। अपन को क्या करना पड़ेगा यार, बार बार जाना पड़ेगा, लेकिन रुको मैं कुछ सोच रही हूँ अभी, 2 मिनट रुको। पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था, ठीक है, ठीक है, क्या होगा पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था में, FSH, LH और फॉलिकल और एस्ट्रोजन
प्रोजेस्ट्रॉन और एंडोमेट्रियम, है ना। यही बात पढ़ रहे हैं इतने दिनों से अपन, इतने दिनों से खेती देर से, है ना। एंडोमेट्रियम क्या हुआ बच्चों, एफएसएच जो है वो भी बड़ा है, एलएच जो है वो भी बड़ा है। फॉलिकल कैसी हो गई है, ग्राफिन फॉलिकल फट गई है, अंडा बाहर आ गया है, ठीक है, एग बाहर आ गया, वो भी परिपक्व अंडा, परिपक्व अंडा बाहर आ चुका है ना। परिपक्व अंडा बाहर आ चुका है। जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ गया है। एस्ट्रोजन इतना नहीं बढ़ा जितना प्रोजेस्टेरोन बढ़ा है, एस्ट्रोजन उतना नहीं बढ़ा जितना प्रोजेस्टेरोन बढ़ा। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे खूब सारा होता है, क्यों, प्रोजेस्टेरोन ही जो है वो प्रेगनेंसी के लिए या एक बच्चे के प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। ये लिख लो कहीं पर कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था शायद इसी समय, प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंडोमेट्रियम, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को बनाए रखेगा। क्यों बनाए रखेगा, क्योंकि भैया अब ओव्यूलेशन जो है वो प्रजनन, जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो यहीं से तो शुरू होगी। यहाँ पर जो बच्चा है उसके लिए ये चाहिए, हाँ या ना। तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय अंतस्तर को बनाए रखता है, ठीक है, जिसमें गर्भाशय अंतस्तर का मोटा होना, ग्लाइकोजन का संग्रह होना। अब ये क्या होगा, अस्तर मोटा होता रहेगा, जो एंडोमेट्रियम है। अब मेरी बात बताओ, ये अस्तर मोटा होता रहेगा क्यों, क्योंकि अब वैसे भी यदि ये जो बच्ची थी, यदि ये बड़ी होकर के ये प्रेग्नेंट हो गई इस मासिक धर्म के बाद में या इस दौरान में, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो तो रुक ही जाएगा ना, है ना, प्रेगनेंसी हो जाएगी क्योंकि। तो क्या हुआ, ये इसमें क्या होगा, ग्लाइकोजन का एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालो यहाँ पर कि भैया जो ग्लाइकोजन है ना, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का संग्रह यहाँ पर होगा और उत्तक द्रव की मात्रा में भी वृद्धि होगी और जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस हुए अपने, जो पश अंडोत्सर्ग है उसमें क्या हुआ, अंडा आ गया, रिलीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब ने कैच कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, एफएसएच और एलएच भी बढ़े हैं, ठीक है। तीसरी बात, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी बढ़े हैं और प्रोजेस्टेरोन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्यों बढ़ा है, क्योंकि अब ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये एंडोमेट्रियम के मोटे स्तर को बनाएगा। चौथी बात क्या है इसकी, चौथी बात ये है कि ग्लाइकोजन का संग्रह करेगा। और एक और बात क्या है कि ये टिश्यू फ्लूइड की मात्रा को भी बढ़ाएगा। यदि निषेचन नहीं होता है, अब देखो फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी वो तो अपन देख ही लेंगे अभी, है ना, भाई निषेचन होगा, यदि क्रॉस हो गया, यदि भाई किसी ने सेक्स कर लिया या फिर इंटरकोर्स कर लिया, वो तो अपन बाद में देख ही लेंगे कि क्या होगा। लेकिन यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई, यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो क्या हुई, एक लाइन और लिख लो कि ये जो एग है, ये जो अंडा है, ये केवल 24 घंटे तक ही रहता है, ठीक है, 24 घंटे तक ही एक्टिव रहेगा। यदि कोई स्पर्म आ गया, यदि कोई स्पर्म आ गया और इसको भेद दिया, यानी कि इससे फ्यूज हो गया, तो भैया निषेचन की क्रिया हो गई और हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, चांसेस हैं। यदि भैया 24 घंटे में कोई भी स्पर्म नहीं आया तो ये नष्ट हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर बात आई समझ में। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यदि निषेचन नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का स्रवण जो है कम हो जाता है। अब क्या होगा, यदि निषेचन नहीं हो रहा है, हमने बोला कि भैया अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो एलएच है, ये बोला है नहीं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रवण अब क्या होगा, आगे जाकर के ये स्रवण जो है कम हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है इसका स्तर भी नीचे गिर रहा है। इसके फलस्वरूप कॉर्पस ल्यूटियम विघटित होकर के एक श्वेत संरचना कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इसके फलस्वरूप कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाएगा। क्यों कार्पस ल्यूटियम, क्यों, क्योंकि अब इसको एजेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों नहीं मिल रहा, एक श्वेत संरचना बना लेगा जिसको हम बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है, इसमें ये चेंज हो जाएगा। विकसित एवं मोटी अंतःस्तर हर्षित हो जाती है। अब क्या होगा बच्चों,
अब यहाँ पर देखो कि अपन ने बोला FSH अभी ठीक चल रहा है, LH भी अभी ठीक चल रहा है। अब जो कार्पस ल्यूटियम है वो बेचारा ऐसा हो गया है, सब कुछ लुट गया है, इसका कुछ भी नहीं रहा इसमें, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम ऐसा हो गया। जो एस्ट्रोजन है यहाँ पर हाई पीक पे था वो भी अब नीचे की तरफ आ रहा है। जो प्रोजेस्टेरोन है जो हाई पीक पे था वो भी नीचे आ रहा है। एंडोमेट्रियम यहाँ पर मोटे स्तर में आ गई थी, है ना, एंडोमेट्रियम यहाँ मोटे स्तर पे आ गई थी। लेकिन क्या हुआ भैया, कार्पस ल्यूटियम ये अपनी श्वेत पोजीशन पे आ गया। जो हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो नीचे के स्तर पे चला गया। इससे क्या हुआ भैया, जो हमारी एंडोमेट्रियम थी वो वापस से डिग्रेड होने लगी। 28 दिन तक में डिग्रेड होने लगी और वापस से एक नया मासिक धर्म या मासिक चक्र जो है वो शुरू हो गया, ठीक है, हाशित हो जाती है और अगला आथव चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। रजो दर्शन से लेकर के रजनोवृत्ति की अवस्था में ये चक्रीय रजोधर्म सामान्य जीवन अवधि का सूचक है। यानी कि मेनार्क से, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड आए थे तब से लेकर के मेनोपोज तक में आप बेबी को डेवलप कर सकते हैं, प्रजनन क्रिया कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब एक चीज वापस आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये है अपनी, ये वाला फेज है जो अपन ने अभी समझा, ठीक है, रेड कलर है अपने पास। देखो ये है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, गर्भाशय के हार्मोन का स्तर क्या है, गर्भाशय चक्र कौन कौन से चलेंगे और गर्भाशय चक्र। यहाँ पर दिन देखो 0 है, यहाँ पर 7वां दिन है, यहाँ पर 14वां दिन है, यहाँ पर 21वां और यहाँ पर 28वां। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है ना वो सब कुछ इसमें सार बता रही हूँ, ठीक है। पुटिकीय हार्मोन में देखो FSH रिलीज हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा है, पुटिकीय जो फॉलिकुलर वाले में है, ठीक है। फिर जो है ये जो है यानी कि ये आप मान लो 6 से 13 दिन है, ये 14 दिन है और ये 14 से 28 दिन है, ठीक है। 14वें वाले दिन पे LH अपना सबसे ज़्यादा है, 14वें दिन पे अपना LH सबसे ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। अब है अपना अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड में क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में बदल रही, फिर ग्राफिन पुटिका जो है ग्राफिन फॉलिकल में बदल गई। ग्राफिन फॉलिकल से क्या हुआ, अंडे का रिलीजिंग हुआ, अंडा रिलीज हो गया, कार्पस ल्यूटियम बना, कार्पस ल्यूटियम से वो श्वेत अवस्था में आ गई, ठीक है। गर्भाशय के हार्मोन का स्तर क्या हुआ, एस्ट्रोजन जो है नॉर्मल है, एकदम से एस्ट्रोजन बढ़ा कब, जब ग्राफिन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन को रिलीज करना स्टार्ट किया। फिर वापस से थोड़ा बढ़ा कब, जब ओव्यूलेशन पीरियड आया, फिर धीरे धीरे स्तर नीचे उठता गया। अब है हमारा ये लिख देती हूँ एस्ट्रोजन, ये है प्रोजेस्टेरोन सॉरी, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये देखो सिर्फ अंडोत्सर्ग अवस्था में जो अपना ल्यूटिलाइजिंग चरण है जिसमें कि क्या होगा, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन आएगी तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन का हाई पीक है, क्लियर बात। गर्भाशय चक्र, ये तो यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम वाली कंडीशन है कि भाई पहले एंडोमेट्रियम जो है डिग्रेड हो रही है, देखो डिग्रेड हो गई है, फिर वापस से बन गई है, मोटा स्तर हो गया है और जैसे ही यहाँ पर जाएगी वापस से डिग्रेड होती जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये हिंदी वाला डायग्राम है और जो बच्चे इंग्लिश वाले देख रहे हो वो इंग्लिश वाला डायग्राम यहाँ पर है। एक छोटी सी बात और बताना भूल गई मैं, ये यहाँ पर देखो बच्चों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। इनिबिन क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है बच्चों, ये क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं इनिबिन एंजाइम। इनिबिन एंजाइम क्या करता है, ये जो FSH है, ठीक है, इनिबिन एंजाइम क्या करेगा, सुन लो, ये सुनने वाली बात है। इनिबिन एंजाइम जो है वो जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो रिलीज करता है, या प्राइमरी जो सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है तब वो इनिबिन एक एंजाइम जो है रिलीज होता है।
इससे क्या होता है, ये FSH को है यहाँ पर इसको ये कम कर देता है। क्लियर बात, आया समझ में? चीजें बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट? लास्ट पे आ जाओ वापस से। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से परिवर्तन आता है, किस तरह से हार्मोन। बच्चे जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नीट के लिए बेसिकली। और यदि कोई भी आप एक्स्ट्रा एग्जाम देते हैं जिसमें अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से हार्मोन का कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, क्या क्या चीज़ें रिलीज हो रही है, कौन से चेंजेस देखे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक है मैं समझाने के लिए या आपको आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं सही रही होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम आप ये चेंजेस कर सकती थी, आपने ये शब्द ऐसे बोल दिया या ये वो कर दिया, या कोई आपको और सजेशन देना है कि मैम आप हमको इस तरीके से और अच्छा पढ़ा सकती थी ये टॉपिक, वो आप प्लीज़ मुझे दे सकते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि देखो मेरा उद्देश्य यही कि आपको समझ में आए, तरीका चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य है। मैं यही एक कोशिश करती रहती हूँ डे बाय डे कि आपको ये ऐसे समझ में आ जाए या आपको वैसे समझ में आ जाए, बट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।